नमस्कार, नेक्स्ट साइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज दोगुना हुआ। आईएलओ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में कवरेज 48.8% तक पहुंच जाएगा, जो वर्ष 2021 में 24.4% था। जस्ट 50% की वृद्धि को दिखा रहा है। ये बहुत अच्छी न्यूज है भारत के लिए। आईएलओ वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26 सेज इंडिया सोशल प्रोटेक्शन coverage has doubled 48.8% in 2024. 920 million people covered under at least one social protection scheme, ensuring financial security and welfare support. देखिए, भारत सरकार की सफलता को दर्शाता है। भारत सरकार अपने नागरिकों को सोशल प्रोटेक्शन देने के लिए कई सारी स्कीम चला रही है। उसी की सफलता को यहाँ पे दिखाता है इस रिपोर्ट में। अब आइए चर्चा करते हैं डिटेल में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2021 में 24.4% से डबल यानी दोगुना होकर के वर्ष 2024 में 48.8% हो गया है। जस्ट डबल। आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। वर्ष 2021 में 24.4% था, वहीं अब 2024 में 2x की वृद्धि दिखा करके 48.8% हो गया है। ये दिखाता है सोशल प्रोटेक्शन कवरेज को भारत में, और ये जो कल्याणकारी पहुंच में उल्लेखनीय विस्तार को दर्शाता है। रिपोर्ट इस प्रगति का श्रेय प्रमुख सहकारी पहलों को, जो सरकार के द्वारा इनिशिएटिव उठाए गए हैं, जो सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, स्कीम चल रही हैं, उनके द्वारा, जिसने लाखों लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन और रोजगार सहायता जैसे लाभ प्रदान किए हैं। अगर बात करें सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, उसमें क्या क्या शामिल किया गया है, तो भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से काफी विस्तार हुआ है, जिसका उद्देश्य लाखों लोगों को वित्तीय सुरक्षा, हेल्थ बेनिफिट और खाद्य सुरक्षा सहायता प्रदान करना है। इन पहलों ने देश भर में आजीविका में सुधार और गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। याद रखिएगा, यहाँ कुछ प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी सरकारी कार्यक्रमों या स्कीम से जुड़ी हुई न्यूज आती है तो इम्पोर्टेंट होती है। निश्चित रूप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है, हर साल स्कीम से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है, न केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी। इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। 2023 के क्वेश्चन को शामिल किया है। आइए सबसे बात करते हैं आयुष्मान भारत की। देखिए, इसको 26 मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 39.94 लगभग अगर बात करें 40 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जो प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ कवरेज प्रदान करता है, यानी मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है। यह योजना देश भर में 24,810 लिस्टेड हॉस्पिटल में उपलब्ध है। 40 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी न्यूज है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह योजना कमजोर आबादी को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है, राशन देती है इस योजना के अंतर्गत सरकार। और दिसंबर 2024 तक लगभग 81 करोड़ लोग मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, जो 21.35 करोड़ लाभार्थियों को लक्षित कवरेज के करीब है। और बात करें कि ई श्रम पोर्टल की, ई श्रम पोर्टल क्या कर रहा है? ये कर रहा है अनऑर्गेनाइज लेबर यानी असंगठित श्रमिकों का नेशनल डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को शुरू की गई। यह पहल श्रमिकों को बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन प्रदान करती है, जो 31 मार्च 2025 तक 30.68 करोड़ से अधिक अनऑर्गेनाइज्ड लेबर यानी असंगठित श्रमिक रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनमें लगभग 54% महिलाएं हैं। ये अच्छी न्यूज है, अच्छा डेटा है, याद रख सकते हैं इसको। अब बात करें अटल पेंशन योजना की। 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई यह अटल पेंशन योजना का उद्देश्य विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए यूनिवर्सल सोशल वेलफेयर प्रदान करना है, यानी सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ साथ यह देश सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। और 31 दिसंबर 2024 तक 7.25 करोड़ लाभार्थियों ने अटल पेंशन योजना में नामांकन करवाया है, जिसकी कुल संचित राशि 43,369.98 करोड़ रुपए है। याद रखिएगा, अटल पेंशन योजना में 3 योजनाएं चल रही हैं। एक तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और तीसरा अटल पेंशन योजना। ठीक है, अब देखिए समय समय पर सोशल सिक्योरिटी से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है। आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 2023 का है ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 51। जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह राज्यों
के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है। दूसरा है, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। तीसरा कथन है, इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना है। चौथा कथन, इसके उद्देश्य में 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। अब आइए पिछले अंक में दिए गए प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। ये भी 2023 का ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि पहले कथन में संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल यानी ग्राउंड वाटर के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बात करें वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर यानी भौम जल का उपयोग करता है और यह अनुमानतः 20 मिलियन कुओं, लगभग 20 मिलियन कुओं और ट्यूबवेल के माध्यम से प्रतिवर्ष 251 घन किलोमीटर की जल निकासी करता है। घन किलोमीटर की निकासी करता है। वहीं जो वैश्विक स्तर पर निकाले गए ग्राउंड वाटर का लगभग 26% है। इसलिए पहला कथन सही है। अब बात करते हैं दूसरे कथन की। भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की आवश्यकता है। ये कथन गलत है। क्यों गलत है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, इस निकाले गए ग्राउंड वाटर का लगभग 89% भारत में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, ना कि पेयजल के लिए किया जाता है। जो कथन में दिया गया है वो गलत है। ग्राउंड वाटर का निकाले गए लगभग 89% भारत में सिंचाई के लिए प्रयोग होता है, न कि पीने और स्वच्छता के उद्देश्य के लिए। इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है। अब जब दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 सही किंतु कथन 2 गलत है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब दिया और चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को पारित कर दिया है। आजादी के बाद 75 वर्षों बाद देश को मिल रहा है ये पहला सहकारी विश्वविद्यालय, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी खुल रही है भारत में। ये गुजरात में खुल रही, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई चीज पहली होती है तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। निश्चित रूप से न केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ सहकारिता क्षेत्र में इनोवेशन और रिसर्च को यानी नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। सहकारी विश्वविद्यालय से प्रतिवर्ष 8 लाख लोग होंगे ट्रेंड यानी प्रशिक्षित होंगे। हर साल 8 लाख लोग तैयार होंगे। सहकारी विश्वविद्यालय से पूरे देश को सहकारिता की भावना और आधुनिक शिक्षा से युक्त युवा सहकारी नेतृत्व मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि जल्द ही सहकारी संस्थाएं टैक्सी और बीमा की सर्विस दे सकेंगी। याद रखिएगा, संविधान में 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा भारतीय संविधान में आर्टिकल 43B के अंतर्गत सहकारिता के कंसेप्ट को, सहकारिता के प्रावधान को संविधान में डीपीएसपी चैप्टर में शामिल किया गया था। मोदी जी सहकार से समृद्ध भारत की जो नींव रख रहे हैं उसमें सहकारी विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मोदी सरकार में कॉपरेशन अमंग कॉपरेटिव सिद्धांत जमीन पर उतारा जा रहा है। भारत ब्रांड के नाम से देश भर में उपलब्ध हो रहे हैं 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यानी उत्पाद। सहकारिता एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो करोड़ों लोगों को स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप देख सकते हैं अमूल दूध का एग्जाम्पल पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। स्वरोजगार के माध्यम से देश के विकास के साथ भी जोड़ता है और उनके सम्मान की भी रक्षा करता है। तो कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इन सब पे अपनी नजर बना के रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मास ब्लीचिंग ड्रेन लाइफ फ्रॉम, बड़े लेवल पर मास ब्लीचिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए, मैराइन हीट वेव यानी बढ़ते समुद्री हीट वेव के कारण ऑस्ट्रेलिया के निंगालू रीफ पर अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व सामूहिक विरंजन घटना यानी मास ब्लीचिंग इवेंट देखने को मिल रही है, जिसमें समुद्र का टेम्परेचर यानी तापमान औसत से 3 डिग्री अधिक हो जाएगा। अगर देखिए समुद्र का तापमान बढ़ता है तो पूरी दुनिया के लिए बहुत खराब खबर है ये। और यह वर्ष 2011 के बाद से वर्स्ट ब्लीचिंग यानी सबसे खराब विरंजन घटना होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कोरल गर्मी के तनाव के कारण शैवाल
को बाहर निकाल देते हैं। आप जानते हैं इन्वायरमेंट सेक्शन में शैवाल का क्या महत्व है। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि स्टेटस ऑफ इंडियाज बायो इकोनॉमी, हाउ टू सस्टेन फर्दर ग्रोथ। भारत की बायो इकोनॉमी यानी जैव अर्थव्यवस्था का मूल्य वर्ष 2024 में 165 अरब डॉलर था, जो जीडीपी का 4.2% का योगदान करता है और वर्ष 2047 तक इसके $1 ट्रिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। अगर बात करें इसके प्रमुख क्षेत्रों में तो जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल, बायोप्लास्टिक यानी जैव प्लास्टिक, स्वास्थ्य सेवा और एग्रीकल्चर यानी कृषि शामिल है। अब देखिए कि बायो E3 पॉलिसी का उद्देश्य क्या है भारत में। बायो E3 में बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, पहला ई तो इकोनॉमी है, दूसरा ई बायोटेक्नोलॉजी फॉर इन्वायरमेंट, दूसरा ई, और तीसरा ई क्या है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन यानी रोजगार सृजन करना। बायो E3 नीति का उद्देश्य भारत को वैश्विक जैव मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में स्टैब्लिश करना यानी स्थापित करना, जो सस्टेनेबल इनोवेशन यानी सतत नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करता है और रेगुलेटरी चैलेंजेस यानी नियामक चुनौतियों का समाधान भी करता है। इस पूरी न्यूज पर को अच्छे से कवर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आई से हिंदी के साथ। धन्यवाद।